नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राष्ट्रीय अकेडमी सढौरा के अंदर। आज हम करेंगे जो PYQ सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है उसका HSSC CET 2022 के अंदर 6 नवंबर 2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य है महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, रेवाड़ी या नूंह। तो इनमें से आंसर होगा इसका सी। ये कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर। देखो, हरियाणा के अंदर 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है टोटल, जिसमें सबसे पहला है कोलरी रेतान, ये पंचकुला के अंदर है। फिर है वीर शिकारगढ़, ये भी पंचकुला के अंदर है। पिंजौर के अंदर है, पिंजौर के अंदर है जो पंचकुला स्थित है। फिर तीसरा है कालेसर, ये यमुनानगर के अंदर है। राष्ट्रीय उद्यान भी है। हरियाणा के अंदर 8 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और 2 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है कालेसर और दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो गुड़गांव के अंदर है। फिर चौथा है चिलचिला, कुरुक्षेत्र के अंदर है। फिर नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं ये है रेवाड़ी के अंदर। अबूशहर सिरसा के अंदर है। ठीक, और लास्ट के 2 हमारे बच रहे हैं, भिंडावास और खप्रवास। ये दोनों कहाँ पर है? झज्जर के अंदर। और हमने एक चीज़ और याद रखनी है, रामसर साइट्स। हरियाणा के अंदर 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है, 2 राष्ट्रीय उद्यान है और 2 ही रामसर साइट है। पहली साइट है भिंडावास, ये झज्जर जिले के अंदर है। और दूसरी है जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, उसको भी हम रामसर साइट में काउंट करते हैं। और टोटल इंडिया के अंदर 94 रामसर साइट्स हैं, ये आपने याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई। आप सभी को पता है हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966। जब हरियाणा बना था तो उसके साथ ही हरियाणा में लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की गई थी। तो ये हुई थी 1966 के अंदर। अभी इसको इंग्लिश में इसका नाम है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, HPSC, जिसमें ग्रुप A और B की जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनको कंप्लीट कराया जाता है, उनका एग्ज़ाम लिया जाता है। ऐसे ही हमारा जो ग्रुप C और D की जो वैकेंसीज होती हैं, ये जितनी भी पोस्ट होती हैं वो करवाई जाती हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, HSSC द्वारा। और जो A और B लेवल के हैं वो HPSC द्वारा। तो इन दोनों के हमें क्या याद रखने हैं? अध्यक्ष याद रखने हैं। देखो, जो HPSC थी ये तो हुई थी स्थापना 1966 के अंदर। जो HSSC है वो उसके 4 साल बाद 1970 के 28 जनवरी 1970 के अंदर हरियाणा के अंदर क्या की गई थी? स्थापना की गई थी HSSC की। तो जो लोक सेवा आयोग है इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में श्री आलोक वर्मा। और जो HSSC है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री हिम्मत सिंह। तो ये हमें दोनों याद रखने हैं। और 1966 में एक चीज़ और याद रखनी है, जो विधानसभा की सीटें देखो हरियाणा के अंदर कितनी है? 90 हैं। 1966 जब हरियाणा का गठन हुआ तब थी 58 सीटें। फिर अगले साल 1967 के अंदर कितनी हुई? 81 सीटें। और फिर 1977 के अंदर 90 सीटें हो गई, जो वर्तमान में भी बरकरार हैं। और हरियाणा के अंदर विधानसभा की 90 सीटें अभी हैं, जिनमें से 17 सीटें क्या है? आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है। तो हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लोकायुक्त क्या होता है। देखो, लोकायुक्त का मतलब है जो राज्य स्तर पर सरकारी अधिकारियों और लोक सेवकों, मतलब जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, अगर वो किसी भी प्रकार से कोई भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कदाचार कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जो जांच पड़ताल करता है उसको बोलते हैं लोकायुक्त। और जितनी भी जनता की शिकायतें होती हैं उन सभी का निवारण कौन करता है? लोकायुक्त। ठीक है, अगर बड़े लेवल पे सरकारी अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार का कोई घोटाला या भ्रष्टाचार किया जा रहा है उस सब की जांच कौन करते हैं? लोकायुक्त। तो अभी जो प्रथम लोकायुक्त थे वो थे प्रीतम पाल। पर अगर हम वर्तमान की बात करें तो अभी वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं इसके वो है, या मतलब लोकायुक्त हैं जो, वो है श्री हरिपाल वर्मा। और इसकी शपथ कौन दिलवाते हैं? राज्यपाल। अभी थोड़े दिन पहले जुलाई के अंदर हमारे हरियाणा के जो राज्यपाल थे वो चेंज हुए हैं। तो आपने बताना है पहले कौन थे। अब का मैं बता देती हूँ, अब हैं असीम घोष, जो 19वें राज्यपाल हैं हमारे हरियाणा के। और उन्होंने शपथ ली थी 21 जुलाई 2025 के अंदर। तो याद रखना है लोकायुक्त कौन है? प्रीतम पाल। और वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री असीम घोष, 19वें नंबर के। नेक्स्ट है, पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा अम्बाला की स्मृति को समर्पित है। हमें बताना है कि जो पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा है वो किस गुरु के नाम पर है। ठीक है, तो ये है श्री हरिकृष्ण साहिब जी। और जो श्री हरिकृष्ण साहिब जी हैं ये सिखों के
8वें गुरु थे। आप सभी को याद रखना है, जो सिख थे उनके टोटल 10 गुरु हैं, और 11वां गुरु कौन है उनका, जो अभी गुरु ग्रंथ साहिब जी है, वो उनको 11वें गुरु की उपाधि दी गई है। पहले 10 गुरु आपने याद रखना है। सबसे पहले थे श्री नानक देव जी, फिर गुरु अंगद देव जी, तीसरे हैं गुरु अमरदास जी, चौथे हैं गुरु रामदास जी, फिर गुरु अर्जुन देव जी, गुरु हरगोबिंद जी, फिर गुरु हरराय जी, फिर गुरु हरिकृष्ण जी, 8वें नंबर के गुरु हरकृष्ण जी, फिर 9वें हैं गुरु तेग बहादुर जी, और फिर 10वें हैं गुरु गोविंद सिंह जी। तो आप सभी ने ये 10 गुरु आपने याद रखने हैं। तो इनके अलग अलग गुरुओं के नाम पर हरियाणा के अंदर या अलग अलग जगह पे क्या बने हुए हैं, गुरुद्वारे बने हुए हैं। तो जो पंजोखरा साहिब अम्बाला के अंदर है, वो है श्री हरिकृष्ण साहिब जी के नाम पर। ऐसे ही सबसे बड़ा जो पहला गुरुद्वारा है, वो है पहला गुरुद्वारा करतारपुर साहिब, वो गुरु नानक देव जी के द्वारा बनवाया गया है। ऐसे ही सबसे मेन कहाँ है, अमृतसर के अंदर, वो है हरमिंदर साहिब जी के नाम से, ठीक है। फिर है आनंदपुर साहिब के अंदर, वो है गुरु तेग बहादुर जी के नाम से, ठीक है। हरगोबिंद जी के नाम से कौन सा है, 6वीं पातशाही के नाम से है, 6वें गुरु हैं ये हरगोबिंद जी, इनके नाम से 6वीं पातशाही के नाम से कुरुक्षेत्र के अंदर है ये। ऐसे ही पोंटा साहिब है, वो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से है, जो पोंटा साहिब के अंदर गुरुद्वारा है। और तेग बहादुर जी के नाम से आनंदपुर साहिब में आपने याद रखना है। और हरगोबिंद जो 6वीं पातशाही है, ये कुरुक्षेत्र के अंदर, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार है। देखो, हमें पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश, इनके बारे में पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन ना हमेशा HSSC का फेवरेट क्वेश्चन है, ये आता है, या तो पूर्वी देशांतर पूछेगा या उत्तर अक्षांश पूछ लेगा आपसे। तो इसमें अपने याद देखो कैसे रखना है। इसमें ना आपने सबसे पहले और लास्ट वालों का याद रखना है। इनमें, इसमें और पहले वाले इसमें, इनमें हमेशा 3 का डिफरेंस होगा, मतलब 3 प्लस होंगे। एक तो है 27-30 और एक है 74-77। ये 74-77 बड़े वाला है, तो ये देशांतर से याद रखना है। अगर हम बात करें उत्तरी अक्षांश की, तो वो होगा 27 से 30। तो ऐसे ऐसे याद रख लेना है अपने, +3 और +4, ऐसे +3 और +8, ऐसे और फिर ऐसे। इसमें ऊपर से इधर और इधर से इधर, ऐसे याद रख लेना है। पहले 3 प्लस होंगे, फिर 4 माइनस हो जाएंगे। तो ऐसे याद रखना है। उत्तरी अक्षांश का तो होता है उत्तर से उत्तर अक्षांश, वो है 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट तक। और अगर देशांतर की बात करूँ तो वह है 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 या फिर 36 मिनट तक। ये आपने याद रखना है। देखो, जो 0 टाइप का है, ये है डिग्री और ये है मिनट, और ये डबल होता है तो सेकंड होता है, ये आपने याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट है हरियाणा में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने उप कोषागार हैं। तो अगर हम उप कोषागार की बात करें तो ये हरियाणा के अंदर है 82, ये आपने याद रखना है। अगर जिला स्तरीय कोषागार की बात करूँ मैं, ये टोटल है 82। अगर मैं जिला स्तर पे बात करूँ तो ये टोटल है 23। और इनका काम क्या होता है कोषागारों का, इनका काम है राज्य के वित्तीय खातों का रखरखाव, मतलब राज्य के अंदर कितना धन इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, उन सब का रखरखाव जो कौन करते हैं, कोषागार करते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है। तो आपने सिंपल याद रखनी है 18,552 है, ठीक है। अभी भी कितनी है, 18,552। और ये अटल सेवा केंद्र होते क्या है, यह एक, देखो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 1 जुलाई 2015 के अंदर क्या चलाया था, डिजिटल इंडिया बनाने की एक पहल स्टार्ट की थी, डिजिटल इंडिया पहल। तो उसके अंतर्गत ये अटल सेवा केंद्र बनाए गए थे हरियाणा के हर जगह पे। इनका क्या था, यह डिजिटल इंडिया पहल के तहत सभी सरकारी और गैर सरकारी सेवाएं, जितनी भी सरकारी और गैर सरकारी जितनी भी सेवाएं थी, उनको एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की एक बनाए गए ये केंद्र थे। मतलब इन अटल केंद्रों पर जितनी भी सरकारी, जितनी भी स्कीम्स चली होंगी या जितनी भी प्राइवेट स्कीम्स होंगी, वो सारी इन अटल सेवा केंद्रों पर एक ही जगह आपको मिलेंगी, ठीक है। वहाँ से ही आप अपने फॉर्म वगैरह अप्लाई कर सकते हो। तो इनका मुख्य उद्देश्य ये था, मतलब डिजिटल इंडिया बनाने की एक पहल थी ये नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। तो अभी कितने हैं इसमें, हरियाणा में 18,552।
नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 के हरियाणा राज्य बजट में कृषि के क्षेत्र में व्यय के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है। मीन्स जो वित्तीय वर्ष 2022 और 25 था, अभी कौन सा चल रहा है 25 और 26। अभी हम 25 में चल रहे हैं, तो 25 और 26 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। वित्तीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर। ये 2022 और 23 की बात है, क्योंकि ये एग्ज़ाम हुआ था 2022 के अंदर। तो उसमें कृषि पर मतलब खेती के लिए बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया था, तो उस टाइम की बात थी 4.3%। अगर हम अब की बात करें, अब जो है हमारा टोटल बजट है हरियाणा का 2,05,017 करोड़, मतलब 2,05,017 करोड़ जो रुपए हैं वो हमें हरियाणा के ऊपर खर्च करने हैं। ये हमारा टोटल बजट है कि इतना खर्चा आ सकता है। उसमें से 9.9% है जो हम कृषि के ऊपर खर्च करेंगे अब 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में। अगर हम शिक्षा की बात करें, एजुकेशन के ऊपर, तब हम करेंगे 12.9%। किसका? टोटल बजट का। टोटल बजट कितना है हरियाणा का फाइनेंशियल ईयर 25-26 का? 2,05,017 करोड़ रुपए। ये आपने याद रखना है, 2,05,017 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है। देखो 20-21 की अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति आय थी 2,35,707, मतलब एक व्यक्ति की वार्षिक आय, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय। देखो इसका मतलब क्या होता है प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का? किसी देश या फिर किसी राज्य या बाहर के कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या में विभाजित करने का औसत आय, उसको बोलते हैं हम प्रति व्यक्ति वार्षिक आय। मीन्स हम अगर एक घर में हम 10 मेंबर हैं, ठीक है, और 10 मेंबर अर्न कर रहे हैं, ठीक है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 5,000 कमा रहा है, उन सभी को हम मिला के उस टोटल बंदे कितने 10 उससे डिवाइड कर दें तो प्रति व्यक्ति आय हम निकाल सकते हैं, मतलब औसत निकाल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति या वार्षिक आय। तो ये उस टाइम थी 2,35,707, पर अगर हम वर्तमान में बात करें तो यह है 3,53,182, 3,53,182। ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो आप सभी को पता है ये सारी स्कीम्स जितनी थी 2015 में नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई थी। तो ये पानीपत में शुभारंभ हुआ था श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। देखो लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था जिन लोगों के पास सिर्फ लड़कियां होंगी, जैसे 2 लड़कियां हैं, तो उसके लिए ये स्कीम शुरू की गई थी सरकार द्वारा, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। ये हुई थी 1 जनवरी 2006 के अंदर। इसमें इसका मीनिंग क्या था? इस जो योजना का मेन उद्देश्य क्या था? जिनके पास लड़का नहीं है, सिर्फ लड़कियां हैं, तो उन्हें 15 साल तक 2,750 रुपये पर मंथ मिलेंगे वित्तीय सहायता लड़कियों को, क्योंकि उनके पास उनके पेरेंट्स के पास कोई लड़का नहीं है, तो लड़कियां तो लड़कियों को बढ़ावा देने, मतलब लैंगिक असमानता को दूर करने का उसको दूर करने के लिए एक योजना चलाई गई थी सरकार द्वारा 1 जनवरी 2006 के अंदर। नेक्स्ट है, हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की। तो किसके ऑप्शन है? अब्दुल गफ्फार खान, राव तुलाराम, पंडित नेकीराम और सर छोटू राम। देखो यूनियनिस्ट पार्टी की जो जमींदारी लीग की बात की थी वो सर छोटू राम ने की थी, तो इसका आपने याद रखना है सिंपल, सर छोटू राम। देखो जो सर छोटू राम है उनका असली नाम रिचपाल था, और उनका जन्म जो हुआ था 24 नवंबर 1981 को गढ़ी सांपला के अंदर हुआ था। ये हरियाणा में सबसे महत्वपूर्ण नाम है सर छोटू राम। और पंडित नेकीराम शर्मा भी ऐसी इंपॉर्टेंट नाम है इनका, आपने याद रखना है, क्योंकि इनके जन्म स्थान कई बार हरियाणा के अंदर पेपर में पूछ लिए गए हैं। तो छोटू राम कहाँ से थे? गढ़ी सांपला से। और जो पंडित नेकीराम शर्मा थे वो थे हमारे भिवानी के कलंगा गांव से, ठीक है। जो पंडित नेकीराम शर्मा कहाँ से थे? भिवानी के कलंगा गांव से थे। और उन्होंने उनकी क्या थी? संदेश पत्रिका निकाली थी उन्होंने। और जो सर छोटू राम थे इन्होंने भी कई आंदोलनों में भाग लिया है। नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना भी की थी इन्होंने। और ऐसे ही जो भाखड़ा नागल डैम है, भाखड़ा नागल डैम जो बना हुआ है सतलुज नदी के ऊपर, उसका प्रस्ताव भी सर छोटू राम ने ही रखा था। और जाट गजट एक समाचार पत्र निकाला था उन्होंने। जाट गजट किसका है? छोटू राम का। और संदेश पत्रिका किसकी है? पंडित नेकीराम शर्मा की।
और जो सर छोटू राम है, इनके नाम पर दीन बंधु के नाम से भी, मतलब इनको दीन बंधु के नाम से भी जाना जाता है, सर छोटू राम को। और इनके नाम से एक पावर प्लांट है, दीन बंधु पावर प्लांट, यमुनानगर के अंदर, जिसमें 600 मेगावाट की पहले लगी हुई थी इकाई, अब 800 मेगावाट की एक तीसरी इकाई लगी है, जिसमें 14 अप्रैल 2025 को नरेंद्र मोदी ने आके उद्घाटन किया था। तो ये आपने याद रखना है। इनके नाम से क्या था, दीन बंधु के नाम से भी इनको जाना जाता था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को डैश शब्द से संबोधित किया है। इसका सिंपल याद रखना है अपने, हरिबंका के नाम से है। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य रूप का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है। देखो, खोड़िया नृत्य जो है सभी को पता है, ये विवाह के अवसर पर किया जाता है खोड़िया नृत्य। ऐसे ही सावन माह में तीज नृत्य होता है, बच्चे के जन्म पर पीलिया, ठीक है। और होली के त्यौहार पर आपको पता है लूर और फाग नृत्य होता है होली के अवसर पर। तो इसका आंसर क्या होगा, खोड़िया वाले का। विवाह के अवसर पर किया जाता है खोड़िया, जब लड़का बारात लेके जाता है तब विवाह के अवसर पर खोड़िया नृत्य किया जाता है। हरियाणा का कौन सा जिला सुराही पतली गर्दन वाला घड़ा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपने याद रखना है, झज्जर जिला है जो, वो सुराही के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में है। तो मोरनी हिल्स आप सभी को पता है, ये पंचकुला जिले के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क। तो ये याद रखना है, ये गुड़गांव के अंदर है, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, ग्लेशियर वैली के अंदर, गुड़गांव के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है। तो ये है हरियाणा के अंदर अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र। तो देखो, हरियाणा के अंदर दो तरह की पहाड़ियाँ, एक है शिवालिक की पहाड़ियाँ जो उत्तर की तरफ है, एक है अरावली की पहाड़ियाँ, ये दक्षिणी दिशा की तरफ है। तो जो उत्तर की तरफ है उनमें आती है टिपरा की पहाड़ियाँ, करो चोटी, ठीक है, ये वाली। और जो अरावली की पहाड़ियाँ उनमें आती हैं मेवात की पहाड़ियाँ और ढोसी की पहाड़ियाँ। ये ढोसी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर है। तो आपने याद रखना है, ढोसी की पहाड़ियाँ ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। कौन कौन सी बताई मैंने, उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियाँ और दक्षिण में अरावली की पहाड़ियाँ। अगर अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची क्षेत्र की बात करें तो ढोसी की पहाड़ियाँ महेंद्रगढ़ के अंदर। अगर उत्तर की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करोह चोटी है, जिसमें भी दर क्या रोह चोटी या करोह चोटी इसको बोलते हैं। ये शिवालिक की पहाड़ियाँ मोरनी के अंदर है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है। तो हमारा कृषि के अंतर्गत आता है 81%, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में सबसे पहले अनाज एटीएम की स्थापना किस जिले में हुई थी। तो ये याद रखना है, गुड़गांव के अंदर हुई थी 2021 के अंदर। अनाज एटीएम के नाम से इसको शुरू किया गया था गुड़गांव के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्दा के नाम से जाना जाता है। तो देखो, गिद्दा कहाँ का है, पंजाब का है। गिद्दा एक डांस फॉर्म है जो पंजाब की है। अगर हरियाणवी गिद्दे की बात करें तो झूमर नृत्य है, जिसको हम हरियाणवी गिद्दा के नाम से जाना जाता है। ऐसी रतवाई है, ये मेवात में की जाती है बारिश के मौसम में, ये भी एक डांस फॉर्म है। स्वांग ये भी हरियाणा के अंदर किया जाता है। गुग्गा नवमी पे गुग्गा डांस ये किया जाता है। तो इसका याद रखना है आपने, हरियाणवी गिद्दा किस नाम से, झूमर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। तो आप सभी को पता है ये कौन है, ये कपिल देव जी है, जिनको हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है। तो जो निर्मल गुलिया है वो जिम्नास्ट या कसरत के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, किस खेल से, जिम्नास्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया गया था। तो इनमें से बताना है, रघुवेंद्र तंवर, नीरज चोपड़ा, मोतीलाल या ओम प्रकाश गांधी। तो ये इसका आंसर क्या था, ओम प्रकाश गांधी। अगर हम अब की बात करें 2025 की, तो 2025 में तो अभी मिले नहीं हैं। 2024 के अंदर जो पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं तो वो हरियाणा में 4 लोगों को दिए गए हैं। 2 को दिए गए हैं विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। और 2 व्यक्ति हैं, एक को मिला है सोशल सर्विस के लिए, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, और एक को मिला है कला के क्षेत्र में, आर्ट क्षेत्र में, ठीक है। तो उनका हमें याद रखना है, 4 बंदों के नाम। देखो, पहले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डॉक्टर हरिओम और रामचंद्र सिहाग, इन 2 को मिला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उसमें।
पद्मश्री। और 2 है एक गुरविंदर सिंह, ये सिरसा के एक दिव्यांग व्यक्ति है, इनको सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया है। और एक है महावीर सिंह, इनको कला क्षेत्र के रूप में मिला है। तो आपने याद रखना है पद्मश्री कितने मिले हैं हरियाणा में 2024 के अंदर, 4 लोगों को मिला है। 2 को साइंस एंड टेक के बारे में, और 2 को, एक को कला क्षेत्र और एक को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। और आपने एक चीज़ और याद रखनी है, अगर 2024 की बात करें तो टोटल 132 पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण टोटल मिला के 132 दिए गए हैं इंडिया के अंदर, जिसमें से पद्मश्री हैं 110, 110 में से 4 किसके हैं, हरियाणा के हैं। ऐसे ही पद्म विभूषण है 17 लोगों को मिले, और पद्म भूषण मिले हैं 17 लोगों को, और पद्म विभूषण मिले हैं 5 लोगों को। तो ये टोटल हो गया 110, 5 और 17, 132। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुग्गा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में किस वर्ष मनाया जाता है। देखो गुग्गा नवमी का त्यौहार सभी को पता है, ये सावन मास में मनाया जाता है। और सावन मास कब है, भादों के चंद्रमास में। तो इसका आंसर है सी, भादों के चंद्रमास में। नेक्स्ट हम करेंगे अब इंग्लिश के क्वेश्चन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सेंटेंस लेबल्ड एज PQRS टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। हमें चार PQRS पे सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको हमें इस हिसाब से सेट करना है कि ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाए। तो देखिए सबसे पहले क्या है, पी के अंदर पावर टू वर्क इज ब्लेसिंग एंड, तो यहाँ से तो स्टार्ट नहीं हो सकता। अगला देखेंगे, लेट अस रियलाइज दैट द प्रिविलेज द लव ऑफ वर्क इज सक्सेस टू वर्क इज अ गिफ्ट द। देखो लेट से स्टार्ट कर सकते हैं हम कोई भी सेंटेंस, जैसे लेट अस रियलाइज दैट द प्रिविलेज टू वर्क इज अ गिफ्ट, द पावर टू वर्क इज अ ब्लेसिंग एंड द लव ऑफ वर्क इज सक्सेस। तो ये हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बन सकता है। तो इसका मीनिंग देखिए क्या होगा, देखिए इसका मीनिंग क्या बन जाएगा, लेट अस रियलाइज दैट द प्रिविलेज टू वर्क इज़ अ गिफ्ट। मतलब हमें रियलाइज करना चाहिए जो प्रिविलेज है हमारे वर्क की, वो क्या है, एक गिफ्ट है। द पावर ऑफ वर्क इज़ अ ब्लेसिंग, और जो काम की क्या है, पावर है, वो क्या है, ब्लेसिंग है। एंड द लव ऑफ वर्क इज सक्सेस, और जो काम के लिए हमारा प्यार है वो क्या है, सक्सेस के रूप में मिलेगा हमें। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, QSPR। तो इसको हम मीनिंगफुल सेंटेंस के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछ रखा है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन दे रखा है, इसकी पैसिव फॉर्म बनानी है हमें। क्वेश्चन क्या है, ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी। क्या है, ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो इसके लिए क्या होगा, देखो हम एक्टिव पैसिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लास्ट में लेके जाते हैं, ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लेके जाते हैं, और फिर जो हमें वर्ब दी होती है उसको हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ये हमारा एक्टिव पैसिव का रूल है चेंज करने का। पर इसमें क्या दे रखा है, ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी। इसमें हमें किसी काम को करने की या तो सुझाव दिया है या फिर अनुमति है, ठीक है। ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी मतलब इसमें बताया गया है कि तुम मेरे लिए कप ऑफ कॉफ़ी लेके आओ, ठीक है। वर्ब क्या है इसमें, ब्रिंग है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम, जब हमें किसी काम को करने की ऑर्डर दिया जाता है या फिर हमसे परमिशन ली जाती है, तो उन क्वेश्चन को हम लेट से स्टार्ट करते हैं पैसिव में। उसको हम बनाते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसके अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं पैसिव वॉइस में। तो हम चेक करेंगे इसमें कौन से है लेट से। तो लेट से इसमें 2 पड़े हैं, लेट अ कप ऑफ कॉफ़ी वाज ब्रोड, या फिर लेट अ कप ऑफ कॉफ़ी बी ब्रोड। तो हमें याद रखना है, जब भी हम लेट वाले पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो हम उसमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। देखो इसमें बी तो हो नहीं रखा, वॉज यूज रखा है, तो यहाँ बी, तो ये हमारा सही होगा। तो क्या बनेगा इसका, लेट अ कप ऑफ कॉफ़ी मीन्स जो इसमें ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, ब्रिंग क्या है इसके अंदर, वर्ब है, इसमें क्या पड़ा है, ए कप ऑफ कॉफ़ी। तो आएगा लेट अ कप ऑफ कॉफ़ी, फिर बी लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या दे रखे, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, ब्रोड। तो इसका आंसर क्या होगा, लेट अ कप ऑफ कॉफ़ी बी ब्रोड। ये अपने याद रखना है। पैसिव फॉर्म में जब भी हम लेट वाले सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसकी क्या होती है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट है, पिक आउट द पार्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस विच हैज़ एन एरर। हम इसमें एरर बताना है, क्या है, देखो क्या है, वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वाज ऑफर्ड वाज राजकोट वेयर ही स्पेंट हिज यूथ। तो इसमें देखने से पता चल रहा है जो स्टेट है, स्टेट तो नहीं होगा ना एक सत्याग्रह के लिए, तो स्टेट्स आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा,
ए आंसर आएगा इसका, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 to 31। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। हमें एक पैसेज केयरफुली पढ़ना है और फिर ये 3 क्वेश्चन हमें जो दिए हुए हैं 29, 30 और 31, इनके हमें आंसर करना है, इनको देखना है। तो सबसे पहले हमें ये पैराग्राफ पढ़ना होगा, तो पढ़ेंगे हम पैराग्राफ। देखिए क्या दे रखा है। स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया इज़ अ वेल एस्टेब्लिश्ड एंशंट आर्ट फॉर्म। जो स्ट्रीट थिएटर हैं वो इंडिया के अंदर वेल एस्टेब्लिश्ड है एंशंट आर्ट फॉर्म में, मतलब प्राचीन कला के रूप में जो स्ट्रीट थिएटर है वो पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से वेल एस्टेब्लिश्ड है इंडिया के अंदर। डिस्पाइट द प्रोलिफरेशन ऑफ मॉडर्न मीनिंग ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, स्ट्रीट थिएटर कंटेन्स टू फ्लोरिश इन इंडिया। मतलब देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में। स्ट्रीट थिएटर्स इन इंडिया इन अ वेल एस्टेब्लिश्ड एंशंट आर्ट फॉर्म डिस्पाइट द proliferation of modern means of entertainment and communication, street theatre continues to flourish in India। मतलब जो स्ट्रीट थिएटर हैं इंडिया के अंदर वो पहले से ही प्राचीन कला के रूप में ही वेल एस्टेब्लिश्ड हैं इंडिया के अंदर। और डिस्पाइट ऑफ प्लोरिफिकेशन ऑफ मॉडर्न, आधुनिकता के मतलब डिस्पाइट ऑफ इसका मतलब होता है तेजी से प्रसार किसी चीज़ का, किस चीज़ का? मॉडर्निटी का, मतलब आधुनिकता का तेजी से विस्तार हो रहा है उसके बावजूद। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, जो एंटरटेनमेंट है, ठीक है, और कम्युनिकेशन है, स्ट्रीट थिएटर कंटिन्यू टू फ्लोरिश इन इंडिया। और ये बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब कंटिन्यू होते जा रहे हैं। ये किसके? आधुनिकता के कारण के बावजूद भी ये जो स्ट्रीट थिएटर जो है वो फ्लोरिश हो रहे हैं इंडिया के अंदर। स्ट्रीट थिएटर एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, यह एक माध्यम है किस चीज़ का? कम्युनिकेशन मतलब बातचीत का। हैज़ फॉर सेंचुरीज बीन प्रोपगेटिंग रिफॉर्म बाय हाईलाइटिंग सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशू प्रेजेंट इन सोसाइटी। जो ये स्ट्रीट थिएटर हैं इसके माध्यम से जो देश के अंदर क्या क्या सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनको ये प्रेजेंट करते हैं सोसाइटी के अंदर। अनलाइक इन द ओल्डन डेज, मतलब जो पुराने दिन हैं उनके बावजूद इट परफॉर्मर इज़ नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू विलेज और स्मॉल लोकेलिटीज़। मतलब जो ये स्ट्रीट थिएटर्स थे पहले ये कहाँ रिस्ट्रिक्टेड थे? विलेज और छोटे लोकेलिटीज़ के अंदर, पर अब नहीं है। पहले थे ये ओल्डन डेज के अंदर, अब नो लॉन्गर मतलब अब ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहे गाँवों के अंदर या छोटे स्मॉल कस्बों के अंदर ऑफ द सिटी। दे क्रिएट अ रेज अवेयरनेस ओवर अ पर्टिकुलर इशू ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। अब ये क्या करते हैं? ये अवेयरनेस फैला रहे हैं किसके लिए? पर्टिकुलर इश्यूज़ के लिए जो हमारे पब्लिक के अंदर इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है। किसकी? स्ट्रीट थिएटर्स की। तो अब इसके बेस पे हमें इन 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहला है 29। इन ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर डैश विलेज और स्मॉल लोकेलिटीज़ ऑफ इंडिया। देखो हमने यहाँ पढ़ा है जो ओल्डन डेज थे तब क्या था? विलेजेस के अंदर क्या था? रिस्ट्रिक्टेड था ना। ये क्या था? रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रीट थिएटर्स। तो इसका आंसर आएगा इन ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू विलेजेस एंड स्मॉल लोकेलिटीज़ ऑफ द सिटी। तो देखो इसमें क्या क्या है? एंटर्ड, वाज रिस्ट्रिक्टेड, वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, वाज ओपन टू। तो ये क्या था? रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि हमें तो इसमें से देख के बताना है तो रिस्ट्रिक्टेड आएगा। वॉज क्यों लगा है? क्योंकि पास्ट की बात है, मतलब पुराने दिनों की बात है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। नेक्स्ट है मॉडर्न मीन ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या था? मॉडर्न मीनिंग ऑफ मतलब जो मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, जो हमने यहाँ पीछे पढ़ा कि आधुनिकता के प्रचार और प्रसार के बाद भी, कम्युनिकेशन के बाद भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो क्या आएगा? हेल्प इस्टेब्लिश डज इफेक्ट डज नॉट इफेक्ट, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा मॉडर्न आधुनिकता का इसके ऊपर, ठीक है। तो इसका आएगा डज नॉट अफेक्ट, तो आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है स्ट्रीट थिएटर यूजली डैश विद इशू ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। ये क्या करते हैं? पब्लिक इश्यूज से अब स्ट्रीट थिएटर यूजुअली क्या कर रहे हैं? डील कर रहे हैं। डज नॉट डील इज परफॉर्म, तो ये डील कर रहे हैं अब पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, उनसे। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी।
स्ट्रीट थिएटर यूजुअली डील्स विद इशू ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, जो पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं उनसे। तो इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। इफ नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड योर आंसर इज डी। इसमें हमें बताना है कौन सा आंसर होगा, इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। क्या दे रखा है, डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप बट बाय द सीड्स दैट यू प्लांटिंग। देखो इसमें क्या दे रखा है, डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप बट बाय द सीड दैट यू प्लांट आएगा, ठीक है, दैट यू प्लांट, क्योंकि सीड्स हमारे द्वारा बोए जाएंगे ना, आर प्लांटिंग तो नहीं आएगा ना, यू प्लांट। तो आंसर चेक करेंगे इसमें, दैट यू प्लांट कौन सा है इसमें, ए। तो इसका आंसर आएगा दैट यू प्लांट, तो ये गलत है, तो इसमें आएगा यू प्लांट, ए आंसर होएगा। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बतानी है, क्या आएगी इसके अंदर, द बॉय डैश रेड हेयर इज माई ब्रदर, जिसके लाल बाल हैं तो वो कौन है, मेरा भाई है। तो इसमें बताना है, फ्रॉम रेड तो नहीं आएगा, ऑफ रेड भी नहीं आएगा, फॉर भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, विद, क्योंकि बाल किसके हैं, उसके ही है ना, तो किसी के साथ दिखाने के लिए, किसी के साथ रिश्ता दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, विद का यूज़ करेंगे ना, उसके साथ ही है ना उसके बाल, रेड रेड हेयर, द बॉय विद रेड हेयर इज़ माई ब्रदर। तो इसका आंसर आएगा डी, विद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द फॉलोइंग सेंटेंस, अ वर्ड इन अंडरलाइन beneath द सेंटेंस, फोर डिफरेंट वेज ऑफ प्रेजिंग द अंडरलाइन वर्ड आर इंडिकेटेड, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग द फोर। इसमें हमें ये दे रखा है, जो अंडरलाइन शब्द है इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं सेम इस जैसे, ये बताना है इनमें से चारों में से कौन सा सही है या फिर यही सही है, तो नॉट अटेम्प्ट आएगा। डिस्पाइट लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी इन स्टॉक मार्केट क्रैश सुरेश रिमेन अनफेज्ड। तो अनफेज्ड, देखो अनफेज्ड की स्पेलिंग होती है UNFAZED, तो इसका आंसर क्या आएगा, अनफेज्ड, बी आंसर आएगा, ना कि ये आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है इस सेंटेंस की। क्या है, शी सेड टू हर फादर विल यू गिव मी स्वीट्स। तो देखो सबसे पहले तो ये विल यू गिव मी स्वीट्स, ये यस और नो का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन मार्क वाला है पहले तो इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव के भी दो कैटेगरी होती है, एक यस और नो, और ये एक होती है WH फैमिली। WH फैमिली जो WH से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, पर इसमें WH से स्टार्ट नहीं है, तो ये यस और नो का क्वेश्चन है। तो हमें पता है जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम इफ़ और वेदर का यूज़ करते हैं, और सेड टू की जगह आस्क्ड का यूज़ करते हैं। बाकी हम ये प्रोनाउन चेंज करते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो इसमें आएगा शी सेड, तो शी सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। शी आस्क्ड हर फादर, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लगेगा, इफ़। शी आस्क्ड हर फादर इफ़ विल यू, विल किस में चेंज होगा, वुड में। वुड यू किस में चेंज होगा, ही में। किससे पूछ रही है वो, अपने फादर से, तो ही में चेंज होगा। इफ़ ही वुड गिव मी स्वीट, मी किसके लिए, शी के लिए, तो ये चेंज होगा हर में, हर स्वीट। तो क्या आएगा, शी, देखो हैज़ आस्क्ड है तो नहीं होगा, रिक्वेस्टेड भी नहीं आएगा, रिक्वेस्टेड भी नहीं आएगा, तो डी वाला इसका आंसर होगा, डी। शी आस्क्ड हर फादर इफ़ ही वुड गिव हर स्वीट्स, किस किस के लिए आया, देखो सेड टू के जगह आया आस्क्ड, हर फादर का हर फादर, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ़, विल का वुड बना, यू का ही, क्यों यू किसके लिए यूज़ है, फादर के लिए, तो इसलिए क्या बना, ही। और फिर यहाँ हर क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि वो लड़की थी शी, तो इसके लिए क्या यूज़ हुआ, हर स्वीट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से हमें करेक्टली स्पेल्ड है जो, मतलब जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है वो बताना है। देखो न्यूसेंस, न्यूसेंस का मतलब होता है परेशानी या किसी बिना वजह का झंझट कोई, तो न्यूसेंस NUISA आना चाहिए था, SANCE न्यूसेंस, तो ये गलत है। प्रिविलेज PRIVI आना चाहिए था, VILEGE, तो ये भी गलत है। प्रिविलेज का मतलब होता है कोई विशेष अधिकार। फिर है फैमिलियर, मतलब जाना पहचाना, फैमिलियर FAMILIAR, ये बिल्कुल सही है। फिर है यूजुअली, USUALLY आना चाहिए था, ठीक है, यूजुअली, तो
ये भी गलत है। तो ये तीनों की स्पेलिंग में मिस्टेक है। तो हमारा सही कौन सा होगा आंसर? सी, फेमिलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ए लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग्स। इसमें क्या बोल रखा है? इसमें क्या पूछ रखा है? एंटोनिम पूछ रखा है, मतलब इसका अपोजिट पूछ रखा है। डेंजरस का मतलब क्या होता है? हानिकारक। स्मूथ का मतलब होता है चिकना चपटा, ठीक है, चिकना थोड़ा इस टाइप का। डिविलिश मतलब शैतानी टाइप का। प्लेन मतलब सीधा साधा। इनोस्क्यूस का मतलब होता है बिना किसी हानि के, ठीक है। इसमें डेंजरस पूछ रखा है मतलब हानिकारक, तो बिना हानि के। ये इसका क्या होगा? एंटोनिम होगा, मीन्स इसका अपोजिट होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, इसका आंसर आपने बताना है। इन चारों के मीनिंग आपने कमेंट करने हैं कि इनका क्या क्या मीनिंग होंगे। द चाइल्ड लॉन्ग फॉर द मदर्स लव, तो ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपने। क्या होगा इसमें से? तो इसका क्या होगा? इंस्टीट्यूशनलाइज, तो इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन तो आएगा नहीं, इंट्यूटिशन भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर आएगा सी, इंस्टीट्यूशनलाइज। तो इसका आंसर होगा सी, ये सही है इसमें। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी यही बताना है। सजेशन का बताना है। सजेशन देखो कौन सा होगा? SUGGEESTION, इसमें तो टी ही नहीं है, SU इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, सजेशन। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसके अंदर? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देखो सम्राट शब्द के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो सम्राट शब्द के लिए सबसे पर्यायवाची शब्द होगा महीपति। तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा हिंदी का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, अब 15 क्वेश्चन इसके, तो ये देखते रहिए। पहला क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? महीपति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत बताना है हमें। देखो ऊपर की ओर उछाला गया, उत्क्षिप्त, इंद्रियों को वश में करने वाला, इंद्रिय निग्रह, अपनी इच्छा से काम करने वाला होता है इच्छाचारी या स्वेच्छाचारी, पर्वत के पास की भूमि ऊसर। देखो ये गलत है, डी वाला। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका बोलते हैं हम, और जो ऊसर होती है वो बंजर भूमि को बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। इसमें से असंगत चुनना था, तो ये तीनों बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी की शुद्धि से शुद्ध शब्द का चयन करना था, तो कौन सा होगा? सांसारिक, अध्ययन, निरपेक्ष या वास्तविक। देखो इस वाले में ना दो दे रखे हैं, सांसारिक है ये भी बिल्कुल सही है, वास्तविक भी बिल्कुल सही है। ये HSSC के ऊपर है, उसने कौन सा आंसर माना था? उसने डी माना था, ठीक है, ए नहीं माना। तो इसका आंसर क्या है? वास्तविक। वैसे ये सांसारिक और वास्तविक दोनों ही सही है। फिर है भरसक। भरसक का मतलब होता है शब्द का उचित विग्रह बताना है। भरसक मतलब पूरी शक्ति से, ठीक है, भरपूर शक्ति या शक्ति के अनुसार या पूरी शक्ति से। किसी, देखो हम एग्जाम्पल के तौर पे भी यूज़ करते हैं भरसक प्रयास, मतलब पूरी शक्ति से उसने अपना पूरा प्रयास किया किसी चीज़ को पाने के लिए। इसका आंसर आएगा डी, पूरी शक्ति से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में प्रत्यय के सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। प्रत्यय, जो ये देखो प्रत्यय दे रखे हैं, इका, अन, अ और आई, ये देखना है इनमें किस किस में मिल जाता है। देखो इका, लेखिका, प्रिया। अब इका इसमें तो है नहीं, तो ये तो नहीं होगा। इसमें पूछ रखा है किस में प्रत्यय सुमेलित है, सही बताना है। अन, रावण, मोहन, श्रवण, इसमें तीनों में मिल रहा है अन अन, पर हम अगले भी चेक करेंगे। चर, व्याध, लेखक, तो तो किसी में भी नहीं आ रहा है। आई, अप्सरी, चढ़ाई, शिवानी। तो इसका आंसर क्या आएगा? अन वाला, रावण, मोहन और श्रवण। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है, मेरे माता पिता डैश में रहते हैं। वाक्य में रिक्त स्थान के लिए नगर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम। नगर किसको कहते हैं? शहर को, ठीक है। तो उसका विलोम क्या होगा? उल्टा उसका क्या होगा? गांव। तो उसमें क्या होगा? मेरे माता पिता कहाँ रहते हैं? गांव में। तो इसका आंसर क्या होगा? शहर, कस्बा, महानगर की जगह गांव। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? देखो सलाह, दुनिया, अदालत, ये तीनों क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, पर किस्सा शब्द जो है वो लिंग शब्द है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। देखो इसमें कौन क्या पूछ रखा है 48 क्वेश्चन में, संकल्प में कौन सी संधि है? देखो संकल्प जो शब्द है सम जमा कल्प से शब्द से बना है, सम जमा कल्प। तो स्वर और व्यंजन की का
मिलान है इसमें, तो इस कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। नेक्स्ट है सिपाही ने चोर को पकड़ा। उपयुक्त असाधारण वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? देखो, कर्ता ने कर्म को पकड़ा, तो इसमें कर्ता ने भी है और को भी है, कर्म कारक भी है और कर्म कारक भी है और कर्ता कारक भी है। पर हम तो पहले वाले के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो इसमें आंसर चेक करेंगे। सप्रत्यय कर्म कारक, प्रधान कर्ता कारक, अप्रधान कर्ता कारक और अप्रत्यय कर्म कारक। तो इसमें सबसे पहले वाले के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम, तो प्रधान कर्ता कारक साधारण वाक्य है ये, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है बड़बड़ाना, खटखटाना, भन बनाना शब्दों में कौन सी क्रिया के रूप में धातु का प्रयोग किया गया है? देखो, धातु किसको बोलते हैं? जो क्रिया का शुद्ध रूप होता है उसको हम धातु बोलते हैं। इसमें ये अनुकरण कर रहा है, बड़बड़, खटखट, बन बन। तो बड़बड़ाना, खटखटाना, भन बनाना, ये कैसे शब्द हैं? अनुकरण धातु के। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताना है। तो ये हमने बहुत बार पढ़ रखा है छोटी क्लासेस के अंदर, मतलब अवसर बीत जाने पर व्यर्थ का पछतावा करना। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में शब्द के तत्सम रूप को पहचानिए। देखो, तत्सम होते हैं संस्कृत वाले और तद्भव होते हैं संस्कृत से जो हिंदी में हम यूज़ करते हैं। तो बगुला, आग, आँख, ये सारे क्या हैं? तद्भव हैं। तत्सम कौन सा होगा? वक। वक का तद्भव रूप बगुला होता है, तो वक क्या है? तत्सम रूप है किसका? बगुला का। तो इसका आंसर क्या आएगा? वक, बी। नेक्स्ट, निम्न में से किस विकल्प में अलंकारों से संबंधित उदाहरण सम्मिलित नहीं है? तो इसमें पूछ रखे हैं श्लेष अलंकार, मानवीकरण, रूपक और उपमा अलंकार। इनके बारे में बताना है कौन सा सही नहीं है। देखो, श्लेष अलंकार के बारे में बता देती हूँ। श्लेष अलंकार का मतलब है जहाँ एक ही शब्द का मतलब बार बार आए, ठीक है, पर अर्थ अलग अलग हो, तो उसमें हम श्लेष अलंकार होते हैं। देख, सुब्रन को ढूंढत फिरत, कवि, व्यभिचारी, चोर। देखो, ढूंढत फिरत, ये इसका ही हम कवि, व्यभिचारी और चोर, ये अलग अलग। सुब्रन को, ये सुब्रन जो है वो कवि के लिए भी यूज़ हो रखा है, व्यभिचारी के लिए भी, चोर के लिए। एक ही शब्द को अलग अलग बार बार यूज़ कर रखा है तीन बंदों के लिए, कवि के लिए, व्यभिचारी और चोर के लिए। नेक्स्ट, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि एक ही शब्द आता है श्लेष के अंदर और उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। फिर है मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब होता है जहाँ वस्तुओं को हम मतलब मानवीय रूप में हम देखते हैं। निर्जीव वस्तु होगी उसको हम जीवित व्यक्ति के रूप में मतलब ऐसे यूज़ करते हैं। तो इसका देखो, संध्या घनमाला सी सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी चीट, ये संध्या घनमाला है, ठीक है, इसको हमने किसके? सजीव की तरह माना है, ठीक है, तो इसका ये मानवीकरण ये बिल्कुल सही है। फिर है रूपक। रूपक का मतलब होता है जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा है उपमा। उपमा का मतलब होता है जहाँ किसी से एक चीज़ से दूसरी की तुलना की जाए। तो इसमें क्या है रूपक वाले में? नील परिधान बीज सुकुमार खुल रहा मृदुल अधगुला अंग, खिला हो जो बिजली का। देखो, जहाँ भी ये ज्यों त्यों ऐसे वर्ड आ गए ना, ये सरिस सा ये वाले, तो ये उपमा में होते हैं। इसमें जो देखो, यहाँ खिला हो जो बिजली का फूल, नील परिधान अंग सुकुमार कुल, इसकी क्या कर रखी है? तुलना की गई है। तुलना उपमा में होती है। पितर पात सरिस मन डोला, मतलब पितर की तरह मन डोल रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ तो उपमा है, किसी की तुलना की जा रही है, इस वाले में भी तुलना की जा रही है। और हमें पूछ क्या रखा है कि उदाहरण सम्मिलित नहीं है, उसके अकॉर्डिंग सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ रूपक का आना चाहिए था, पर ये इसमें किसका दे रखा है? उपमा वाले का ही दे रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि इसमें रूपक का एग्जाम्पल ना दे के उपमा का एग्जाम्पल दे दिया गया है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है कीर्तिमान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है। वाक्य में रेखांकित शब्द का उपसर्ग स्पष्ट कीजिए। देखो, ये अज्ञान जो शब्द है ये तत्सम का है, ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आएगा? तत्सम उपसर्ग। नेक्स्ट है विराम चिन्हों की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मेरी मित्र जो एक लेखिका आजकल एक पुस्तक लिख रही है। देखो, यहाँ इसकी जरूरत नहीं थी, यहाँ इसकी जरूरत नहीं थी, तो हमें दोबारा देखेंगे, दूसरा देखेंगे ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है इसमें मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है। मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल वह एक पुस्तक लिख रही है, तो इसका आंसर आएगा मेरी मित्र, तो कॉमा जो एक लेखिका है वो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। ये हमारे हिंदी के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं यहाँ। अब हम रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 56। देख, क्वेश्चन क्या दे रखा है? 3 कथनों के 3 निष्कर्ष दे रखे हैं, इनमें से बताना कौन सा सही निकलेगा। देखो, कुछ मेज कुर्सियाँ हैं, मतलब कुछ जो मेज हैं वो कुर्सियाँ हैं, इसमें से कुछ मेज में से कुछ कुर्सियाँ ले ली मैंने।
कुछ कुर्सियाँ पलंग हैं, इस कुर्सियों में से कुछ क्या ले लिए मैंने, पलंग ले लिए। फिर सभी पलंग कमरे हैं, जो ये जितने भी मैंने पलंग लिए ना ये सारे सारे क्या हैं, कमरे हैं, तो मैंने कमरे से लिख लिया। ठीक है, अब ऑप्शन दे रखे हैं, कुछ कमरे मेज हैं। देखो जो कमरे हैं वो मेज, ये कमरे हैं ये मेज है, इसका इनका क्या है, कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो पहले वाला क्या आएगा, गलत है। फिर कुछ कमरे कुर्सियाँ हैं, देखो ये कमरे थे और ये कुर्सियाँ थी, कमरे और कुर्सियाँ, तो इसका क्या आएगा, कमरे और कुर्सियाँ आपस में इंटर हो रहे हैं, इनका जो कनेक्शन है वो दिख रहा है कमरे और कुर्सियों का, तो दूसरा क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा। तीसरा कुछ पलंग कुर्सियाँ, देखो ये पलंग है और ये कुर्सियाँ हैं, तो कुछ पलंग कुर्सियाँ हैं ना, तो ये भी सही हो जाएगा। तो मेरा दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, तो इसमें चेक करेंगे दूसरा और तीसरा, 2 और 3 निकलते हैं निष्कर्ष, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न है, इसमें से बताना है कौन सा भिन्न है। देखो 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 6 6 दूनी 12, 6 3 18 आना चाहिए था, 8 दूनी 16, 8 3 24, 7 दूनी 14, 7 3 21। देखो ये 3 तक का टेबल चल रहा है, बस इसमें 6 दूनी 12 आना चाहिए था, पर यहाँ 9 दे रखा है, तो इसका आंसर मेरा क्या होगा, बी। तो आंसर क्या आएगा, बी। नेक्स्ट है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा, वह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माता के पति की माँ है। राजा को उस औरत से क्या संबंध है। देखो एक औरत की ओर इशारा किया, किसने, राजा ने। वह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माता के पति की माँ है, मतलब उसकी माँ के पति, उसका पिता होगा, उस पिता की माँ कौन होगी, पिता की माँ है। वह उस महिला की पुत्री है, मतलब उसके पिता की माँ की पुत्री है, मतलब वो क्या होगी, उसकी बुआ होगी। तो राजा को उस औरत से क्या संबंध है, बुआ, तो इसका आंसर क्या आएगा, पिया, बुआ। तो आंसर ध्यान से देख लो, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा, कोई लेडी है, ठीक है, कोई लेडी है, उसकी तरफ उसने इशारा किया कि ये कौन है, वह उस महिला की पुत्री है। वह कोई महिला है, उसकी ये पुत्री है, ठीक है, ये इसकी पुत्री है, किस महिला की, इसकी, ये इसकी तरफ ये राजा खड़ा है, ठीक है, राजा ने इशारा किया इसकी तरफ, ये उस महिला की पुत्री है जो ये महिला है जो मेरी माता के पति की माँ है। ये इसकी माता है, इस माता का पति ये होगा, तो ये इसका पिता होगा, ये इसकी माँ है यहाँ, ठीक है। तो ये इसका फादर, ये फादर की माँ इसकी दादी की बेटी क्या हुई, पुत्री, मतलब इसके बाप की बहन हुई है। जब इसके फादर की बहन क्या होगी, इसकी बुआ, तो वो किस प्रकार संबंध है उसका, बुआ से, तो इसका आएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सारणी में अक्षरों को उसके संबंध में दिए गए कूट शब्द दिए गए हैं। तो ये कूट शब्द दे रखे हैं, इसमें कूट शब्द दे रखे हैं, इसमें पता लगाना है EMRS का सही कूट है। देखो ई का क्या है 1, ई का क्या है 1, फिर एम का क्या है 7, और फिर आर का है 9, और एस का क्या है 3। तो क्या आंसर आएगा 1793। तो चेक कर लेंगे 1793 कौन सा है, तो 1793 बी, तो इसका आंसर क्या आएगा बी। नेक्स्ट है, एक बस चालक पी से क्यू स्थान पर 5 अलग अलग रूट के बारे में जानता है। पी से क्यू तक 5 जानता है वो, ठीक है। पी से क्यू तक कितने, 5, P2 Q5, फिर क्यू से आर तक 3 अलग अलग रूट, क्यू से आर तक वो 3 रूट जानता है। फिर आर से एस तक 2 अलग अलग रूट, R to S 2 रूट और जानता है अलग से। वह पी से एस तक कितने, मतलब अब हमें पी से लेके यहाँ एस तक का बताना है कितने रूट जाना रहे हो टोटल, तो 5 दिए 15, 15 दूनी 30, मतलब वो टोटल कितने रूट जानेगा 30। इसका आंसर क्या आएगा डी, 30 रूट जानेगा वो।